टेस्ट पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दो आइडेंटिकल स्पेयर हैं ए एंड बी, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कोलाइड करते हैं सेम आइडेंटिकल स्पेयर सी एंड डी से, और परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, ई की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बी टकराएगा सी से तो ये बी रेस्ट में आ जाएगा और ये चलने लगेगा वी स्पीड से, और उसके बाद ए फर्दर टकराएगा तो इसका मोमेंटम इसको, इसका मोमेंटम इसको, ये मोमेंटम ट्रांसफर होता जाएगा और अल्टीमेटली ए और बी दोनों रेस्ट में आ जाएंगे और सी और डी जो हैं वो सेम वेलोसिटी वी से मूव करने लगेंगे। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, एक टी शेप्ड ऑब्जेक्ट है जिसमें इस पार्ट की लेंथ L है और इस पार्ट की लेंथ 2L है। इसका मतलब इसका मास m रहा होगा, इसका मास 2m रहा होगा। हमसे पूछा गया कि ऑब्जेक्ट हैज ओनली द ट्रांसलेशनल मोशन विदाउट रोटेशन। मींस इसका मतलब ये है कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो हमने फोर्स लगाया होगा सेंटर ऑफ मास पर, तो फोर्स लगाना पड़ेगा हमको सेंटर ऑफ मास पर। मींस इस क्वेश्चन में अगर हम इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, अगर हम इसकी लेंथ 12 मान लें, सी की ऑफ रेस्पेक्ट में निकालना है तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, ये लेंथ हो गई, इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा आपका लेंथ L पर और ये लेंथ आएगी आपकी 2L। अगर हम बाई एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करें तो बाई CM इज इक्वल टू m1/1 प्लस m2/2 ओवर m1 प्लस m2। हम रेफरेंस पॉइंट यहां पर C को मानेंगे, तो इसका मास m, इसका मास 2m। पहले हम इसके लिए बात कर लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस है L, तो ये हो जाएगा m इंटू L प्लस रेफरेंस पॉइंट से, लेकिन इसका मास 2 था तो यहाँ पर 2 आएगा, 2ml प्लस इसका मास m है तो रेफरेंस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है 2L प्लस m इंटू 2L और टोटल मास हो गया 2m एंड m, टोटल मास हुआ 3m। तो ये हो गया आपका 2 और 2 4ml बाई 3m, m से m कैंसिल, तो ये निकल कर आ गया आपका 4L/3। इसका आंसर हो गया 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्लैंक है 20 kg का जिस पर दो लोग हैं, एक 90 kg का और एक 40 kg का। दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। तो होगा क्या कि अगर ये इधर चल रहा है, डिस्टेंस इधर चलेगा तो प्लैंक जो है इधर की तरफ जाएगा और ये जो 40 kg वाला वो इधर जाएगा। हमने ये मान लिया कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रहेगा। तो अगर ये यहां से इधर शिफ्ट करेगा तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा और सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो नहीं सकता, इसका मतलब ये जो प्लैंक है वो पीछे की तरफ जाएगा। तो ये जो आदमी चला, अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये वाला जो पर्सन है वो 12 मीटर चलेगा, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये 12 इधर चला और x इधर गया, तो इसका मूवमेंट हो गया, इसका मूवमेंट हो जाएगा 12 माइनस एक्स, और इस वाले का मूवमेंट होगा, ये यहां से यहां पहुंचा 12 प्लस एक्स, तो इसका मूवमेंट होगा 12 प्लस एक्स और इसका मूवमेंट हो गया एक्स। और हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिग्मा एम एक्स इक्वल टू होता है आपका 0, तो मैं लिख सकता हूं ये पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, बाकी दो को नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसका हो जाएगा एम एक्स 90 इंटू 12 माइनस एक्स इक्वल टू, इसका होगा 40 इंटू 12 प्लस एक्स प्लस प्लैंक हो गया 20 kg का, 20 इंटू एक्स, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 108 माइनस का 9x इक्वल टू 48 प्लस 4x प्लस का 2x, तो टोटल हो गए 4 तो 6 और 9 15, तो 15x इक्वल टू 108, मैं से 48 गया तो ये आपका आ गया
60, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4 मीटर। तो हमारा आंसर हो गया इसमें 4 मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ग्रेविटी फ्री स्पेस में एक m मास का आदमी खड़ा हुआ है हाइट h पर। हम ये कह सकते हैं कि ये हाइट जो थी वो आपकी h थी। इसने एक स्मॉल m मास की, यानी कि यहाँ पर जो आदमी खड़ा हुआ है इसका मास है कैपिटल M, और इसने एक बॉल जो थ्रो की है उसका मास है स्मॉल m, और जिसकी स्पीड है u। जब बॉल फ्लोर पर रीच करेगी तो आदमी फ्लोर से कितना ऊपर होगा क्या इस क्वेश्चन में? जब ये बॉल नीचे आएगी तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग ये आदमी ऊपर जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक बॉल को आने में टाइम कितना लगा और इसकी स्पीड निकालते हैं। तो पहले हम कंजर्वेशन मोमेंटम से इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। तो मैं कह सकता हूँ इनिशियल मोमेंटम इसका बॉल का हो गया mu, तो पर्सन का जो मोमेंटम होगा, जितना मोमेंटम बॉल का है उतना ही मोमेंटम होना चाहिए आदमी का। तो mu इक्वल टू कैपिटल M, और इसकी वेलोसिटी हमने मान ली v, तो v की वैल्यू निकल कर आ गई आपकी mu ओवर कैपिटल M। अब हम देखते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम लगेगा आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस थी h और स्पीड है आपकी u। उतनी ही देर तक ये आदमी ऊपर चलेगा। तो इसने ऊपर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की होगी वो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो बाई इक्वल टू स्पीड थी इसकी v और टाइम लगा इसको t, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आएगी आपकी स्मॉल m u ओवर कैपिटल M, टाइम की वैल्यू है आपकी h बाई u से u कैंसिल, तो इसकी जो डिस्टेंस निकल कर आ गई वो आ गई m ओवर कैपिटल M इंटू h। मीन्स h डिस्टेंस ये चली है और साथ में ये बाई डिस्टेंस और चली गई है। पूछा ही गया है कि फ्लोर से कितनी डिस्टेंस होगी, तो अगर फ्लोर से टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हो जाएगी आपकी h प्लस बाई, तो ये हो जाएगी h प्लस m ओवर कैपिटल M इंटू h। इसमें हमने h कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M। इसका आंसर हो गया फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए बॉल फॉल्स टू द ग्राउंड फ्रॉम हाइट h। बॉल को h हाइट से गिराया गया है और ये h डैश हाइट तक जा रही है। अब इसमें दे रखा है कि मोमेंटम कंजर्व कहां पर रहेगा। तो h डैश की हाइट कम भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, 3 ऑप्शन है। तो बेसिक बात यह है कि अगर यहाँ से हम इसे ड्रॉप करेंगे तो इसकी हाइट कभी भी s से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन अगर इसको थ्रो किया गया होगा तो क्वेश्चन में फॉल्स की बात हो रही है, तो हो सकता है कि अगर इसकी कुछ स्पीड रही होगी इनिशियल स्पीड तो ये ज्यादा भी जा सकता है। और हम इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हाइट पर कोई मैटर नहीं करता है, तो इसका आंसर जाएगा आपका पहला। ये इसलिए था कि कुछ बच्चों के मन में डाउट ये आएगा कि क्या ये हाइट ज़्यादा कैसे हो सकती है। वो ज़्यादा हाइट इसलिए हो सकती है कि अगर आपने इसको थ्रो किया होगा तो इसकी हाइट ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। एक बॉल जो आ रही है इस तरीके से, तो अगर हम देखें तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे। इसको हम समझ भी लेते हैं, अगर ये इसको हम दूसरी तरीके से समझते हैं। मान लीजिए थीटा एंगल पर आती है और थीटा डैश एंगल पर जाती है। आने वाली स्पीड v थी और जाने वाली स्पीड v डैश थी। तो अगर हम इसके कंपोनेंट निकालेंगे तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। सेम यहाँ पर ये थीटा है तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो आपका हो जाएगा v डैश और एक कंपोनेंट इधर होगा, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा डैश और ये वाला कंपोनेंट होगा v डैश sin थीटा डैश। अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं एक तो यहाँ पर एक इक्वेशन ये लिख सकता हूँ
कि जो वी डैश, यहाँ थोड़ा कंपोनेंट में मिस्टेक हो गई है, ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा आपका कॉस थीटा डैश, ये वाला कंपोनेंट होगा साइन थीटा डैश। अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को सेम रखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वी डैश साइन थीटा डैश इक्वल टू वी साइन थीटा। इसके अलावा हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से जानते हैं कि E इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मीन्स हम कह सकते हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रहा होगा वो E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन था वो आपका वी डैश कॉस थीटा था, तो वी तो जो सेपरेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, वी डैश कॉस थीटा डैश इक्वल टू अप्रोच हुआ था बी कॉस थीटा से, ई इंटू वी कॉस थीटा। दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, वी डैश से वी डैश कैंसिल, वी से वी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डैश, ये निकल कर आया आपका टेन थीटा डैश इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया आपका टेन थीटा ओवर ई। ये आपके पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया। हम इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 45, तो टेन 45 की वैल्यू होगी 1 और ई की वैल्यू गिवन है हमें 1/√3, तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया √3। इसका मतलब थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बात करते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज विद द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पहली बात तो इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो वो x1 और x2 पर हो सकता है। इसको मैथमेटिक्स से भी कर सकते हैं, इसको हम सिंपल तरीके से करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स है इसके बाद वैल्यू इसकी बढ़ रही है और यहाँ फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर रहा होगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, या हम कह सकते हैं यहाँ पर फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, या ये कह सकते हैं कि ये वाला फोर्स इसको वापस मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखा है काइनेटिक एनर्जी किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैक्सिमम होगी। तो मास तीनों का सेम है, ए बी एंड सी का, तो जिस फ्रेम में स्पीड रिलेटिव स्पीड मैक्सिमम होगी उसी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो अगर हम ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसकी स्पीड और बी के और सी के जिसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड मैक्सिमम होगी उसके रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड अगर हम सी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वो ए और बी की मैक्सिमम आएगी, इसलिए इसका आंसर जाएगा आपका 4th। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहां तक स्पीड सेम रहेगी, इसके बाद यहां पर और यहां पर इन दो में से जहां पर स्पीड ज्यादा होगी वहां टाइम कम लगेगा। अगर हम देखें तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर होगा तो स्पीड उतनी नहीं रहेगी। यहां पर v तो मिनिमम स्पीड रहेगी, साथ में कुछ स्पीड और बढ़ जाएगी और डिस्टेंस ट्रेवल जो कर रहे हैं हम सेम कर रहे हैं। इसका मतलब ए वाले केस में यहां पर स्पीड ज्यादा रहेगी तो यहां पर टाइम कम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखा है कि एक पार्टिकल 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, यहां तक सरफेस फ्रिक्शनलेस है और ये हाइट आपको दे रखी है 2 मीटर की और इसके बाद यहां पर ये कहीं रुक जाएगा, वो डिस्टेंस आपकी होगी d। तो होगा क्या कि आपके पास जो एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी, तो काइनेटिक एनर्जी दो जगह यूज हो जाएगी। पहली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में, साथ में वर्क डन बाई फ्रिक्शन करने में, तो वो हो जाएगा आपका म्यू एम जी इंटू डी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो वो आएगी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू 8 64 इक्वल टू एम जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 2 प्लस म्यू की वैल्यू 0.3,
एम जी की वैल्यू हो गई 10 इंटू हो गया डी, इसको हमने सॉल्व किया, एम से एम कैंसिल, 32 इक्वल टू 20 प्लस का 3d, तो 3d इक्वल टू आ गया 12, d इक्वल टू आ गया 4 मीटर। तो इसका आंसर हो गया 4 मीटर। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। अगर हम सभी बाकी पैरामीटर्स को सेम रखें तो पूछा गया है कि किस केस में सेम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी सेम होने के लिए आप देखिए मास, वॉल्यूम, ये सब देखा, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर। तो जहां स्पीड सेम हो और मास सेम हो वहां काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। तो अगर हम देखें कि एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा था और एक को नीचे से फेंका गया, लेकिन किसी स्टैंड पर दोनों की स्पीड v है, अगर दोनों की स्पीड सेम होगी तो काइनेटिक एनर्जी आपकी सेम हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट ए इज फॉलिंग फ्रीली है, लेकिन यहाँ पर जब उसको हमने ड्रॉप किया है उस टाइम की बात नहीं हो रही है, उस किसी ऐसे टाइम की बात हो रही है जहां पर उसकी स्पीड और थ्रो करने पर जो स्पीड थी वो सेम थी। स्पीड सेम होंगी, मास सेम है क्योंकि लिखा हुआ है अदर पैरामीटर को हमें सेम रखना है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एंगुलर एक्सेलेरेशन पूछा गया किस केस में ज्यादा होगा। तो अगर हम देखें तो जिस कंडीशन में टॉर्क तो सेम अप्लाई हो रहा है, जिस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वहां एंगुलर एक्सेलेरेशन कम होगा। तो हम देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पर ज्यादा है। अगर पहले केस में देखेंगे तो चूंकि स्टील ज्यादा डेंसर होता है वुड से, तो मास की डेंसिटी इधर ज्यादा है और मास एक्सिस से जितना दूर होगा तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। तो मास जितना दूर होगा एक्सिस से उतना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होता है। यहाँ पर जो हैवियर पार्ट है वो एक्सिस के पास है, तो इस वाले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब जैसे फोर्थ ऑप्शन देखेंगे तो इसमें दे रखा है कि रोटेशनल इनर्शिया अबाउट ओ डैश इज स्मॉलर, क्योंकि यहाँ पर मास एक्सिस के पास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया कम होगा, तो आई की वैल्यू कम होगी तो अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि इसमें जो रॉड है उसका नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। मास इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम लेफ्ट हैंड ए टू राइट हैंड बी, यानी कि जैसे जैसे आप बी की तरफ जाते जाएंगे मास बढ़ता जाएगा। तो इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा सेम कि जितना, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर इस वाले पार्ट का मास जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ मास डेंसिटी बढ़ती आ रही है, मास ज्यादा होगा, मास एक्सिस से जितना ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, और जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है उसको रोटेट कराना उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो ये आंसर होगा क्योंकि ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, हम जानते हैं कि इस वाले पॉइंट पर जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है रोटेशन में, यहां पर स्पीड होती है v और साथ में आर ओमेगा v इधर होता है, और लोवेस्ट पॉइंट पर अगर हम देखें तो v तो इधर होगा और आर ओमेगा इधर होगा। अब यहां पर दे रखा है कि रोल विदाउट स्लिप हो रहा है, इसका मतलब इसका जो जस्ट ये वाला पॉइंट है इसकी स्पीड दे रखी है आपको 10, और यहां पर ये जो इसके साथ में जो अटैच है इसकी स्पीड दे रखी है 20। तो यहां पर रिलेटिव यानी कि रोल विदाउट स्लिप हो रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट अगर मैं इसको ए मान लूं, इस पॉइंट को बी मान लूं, इस पॉइंट को सी मान लूं, इस पॉइंट को डी मान लूं, तो मैं कह सकता हूं कि ए की जो स्पीड होगी वही स्पीड बी की होनी चाहिए। इसका मतलब रिलेटिव यहां पर मोशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं v प्लस आर ओमेगा इक्वल टू 10। इस वाले पॉइंट के लिए सेम कहानी यहां पर है, जितनी स्पीड इसकी है उतनी इसकी होनी चाहिए। तो इसका मतलब इनकी स्पीड कितनी आ रही है, v माइनस आर ओमेगा इक्वल टू 20। तो यहां पर आर ओमेगा से आर ओमेगा कैंसिल, 2v इक्वल टू आ गया 30, v इक्वल टू आ गया 15। पूछा गया है हमसे एंगुलर वेलोसिटी, पूछा गया है एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इक्वल टू होता है v बाई आर, v की वैल्यू है 15 और r की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर। तो आंसर आ गया आपका 3 रेडियन पर सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 15, तो बाल्टियां थी, बारिश स्टार्ट होगी, बारिश स्टार्ट होगी तो इसमें पानी भरना स्टार्ट होगा, पानी भरना स्टार्ट होगा तो इसका मास बढ़ेगा, और मास एक्सिस से जितना ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। जैसे आप समझिए कि एक ये है पॉइंट और एक पॉइंट ये है, अगर इनके मास बढ़ाऊंगा तो इनका आई बढ़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमसे कहता है कि आई ओमेगा इक्वल टू होना चाहिए आपका कांस्टेंट। इसका मतलब अगर आई बढ़ेगा तो ओमेगा की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो बकेट जो होंगी वो स्लो डाउन करेंगी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ऑफ बकेट प्लस रेंज सिस्टम इज कंजर्व्ड। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम जानते हैं केपलर सेकंड लॉ से एरियल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि पहले वाले केस में यानी कि एरियल वेलोसिटी यानी कि डी ए ओवर डी टी जो रहता है वो आपका कांस्टेंट रहता है। मीन्स हम कह सकते हैं A1 ओवर टाइम लग रहा है 2 दिन का, A2 टाइम लगा 3 दिन का, और A3 में टाइम लगा आपका 6 दिन का। पूरे में हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 3A1 इक्वल टू 2A2 इज इक्वल टू A3। आंसर हमारा मैच हुआ है इसमें पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 17, एस की वेलोसिटी सरफेस से VE है, अगर हम एक टनल बना लें इनसाइड द सरफेस तो एस की वेलोसिटी ग्रेटर देन VE होगी। ये हमें दे रखा है, पहले हम इसको देखते हैं कि ये ठीक है या गलत है। तो पहली बात तो ये है कि आप ऐसे देखिए, अगर हम अर्थ से किसी चीज को फेंकते हैं और अर्थ के अंदर से हम कहीं से कोई टनल बना के कोई चीज फेंकेंगे, तो बेसिक बात ये है कि एस के वेलोसिटी में हम करते क्या है, जो हाफ mv² साथ में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो माइनस GMM/r इक्वल टू एस्केप के लिए 0 + 0 होता है, तो मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाती है, तब एस्केप करेगा। और जो आर इसमें जो डिस्टेंस ली आती है वो सेंटर ऑफ आर से ले आएगी। अगर टनल के अंदर से हम कोई चीज फेंकेंगे तो आर की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए। मास आपका सेम है, इसका मतलब आपकी एस के वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा समय दे रखा है मस्ट बी ग्रेटर देन VE, तो ये ऐसा सन आपका ठीक हुआ। अब हम रीजन देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव टू सेंट्रल फोर्स, ये बात भी ठीक है, ये रीजन भी ठीक है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन इस पोटेंशियल एनर्जी वाले कंसेप्ट से हो रहा है, इससे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं एसएसएन रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो एसएसएन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या होगा कि ये ब्लॉक जो आएगा वो इसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, और ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक ये दोनों की स्पीड सेम नहीं होगी। मीन्स मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन तब होती है जब दोनों ब्लॉक की स्पीड क्या हो, आपकी सेम हो। तो पहले हम कंजर्वेशन मोमेंटम लगाते हैं। इनिशियल मोमेंटम था आपका जो ए और बी, इनका मास, इसका भी 1 kg है, इसका भी 1 kg है, तो इनिशियल मोमेंटम था 1 × 2 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। दोनों ब्लॉक, ये भी बी से चलने लगा, दूसरा वाला ब्लॉक भी बी से चलने लगा, तो हम कह सकते हैं 2v = 2, तो v = हो गया 1, यानी कि आपकी स्पीड निकल कर आ गई 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब हो क्या रहा है, हमारे पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv², तो m की वैल्यू 1, v² की वैल्यू 2 × 2 4। वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो दोनों ब्लॉक जब मूव करने लगेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, तो हाफ × 1, इसकी स्पीड होगी 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, और साथ में इसका वही कितना होगा प्लस हाफ × 1 × 1, साथ में कुछ पार्ट आपका क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हुई है तो हाफ के x² में भी चला जाएगा। तो हाफ के की वैल्यू आपको दे रखी है 200 और ये हो जाएगा x²। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका हो गया 2 = 1/2 + 1/2 यानी कि 1, प्लस ये हो गया आपका 100 x², तो 100 x² = 2 - 1 1, तो x² की वैल्यू आ गई 1/100, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/10 = 0.1 मीटर। 0.1 मीटर मतलब आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। करना ही है कि हमें पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है,
उससे हम इसकी स्पीड निकालेंगे, इसकी स्पीड कम होती रहेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी और ये प्रोसेस चलती रहेगी कब तक, जब तक दोनों की स्पीड सेम नहीं होगी। यानी मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन तब आती है जब दोनों ब्लॉक की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। स्क्वायर प्लेट है, इसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, 8 मीटर की डायमीटर है, यानी कि ये जो वैल्यू थी वो यहां से यहां तक की 10 थी। तो ये वाली वैल्यू जो है अगर हम देखें तो ये भी 4, ये भी 4, तो ये वाली वैल्यू हो गई आपकी 2। जब हम इसको काट कर निकाल देंगे तो सेंटर मास यहां से हट कर यहां पर कहीं शिफ्ट हो जाएगा। इस डिस्टेंस को हमने मान लिया x। तो हम ये मान लेते हैं कि ये पूरे को ही एक ऑरिजिनल डिस्क मान लेते हैं। इसके दो कंपोनेंट थे, एक ये वाला कंपोनेंट और एक रिमूव वाला। तो हम लिखेंगे यहाँ पर m1x1 इक्वल टू m2x2। अब हमें m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मास डेंसिटी हमारी सेम है। अगर हम मास डेंसिटी की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि जो इनका चूंकि सिग्मा लेंगे यहाँ पर, तो जो सिग्मा की वैल्यू आएगी, सिग्मा इक्वल टू टोटल मास पूरे का और इसका जो एरिया होगा वो 20 इंटू 20 400 होगा, यानी कि टोटल मास था आपका 400 सिग्मा। अब हम इस वाली जो डिस्क हमने काट के निकाली इसका मास निकालते हैं। तो इसकी भी मास डेंसिटी सेम रहेगी। तो सिग्मा इक्वल टू इसकी मैंने मान लीजिए m1 और इसका एरिया होगा पाई इंटू आर स्क्वायर। डायमीटर 8 सेंटीमीटर तो रेडियस हो गई 4 सेंटीमीटर इंटू 16। तो m1 की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 16 पाई इंटू सिग्मा। इसको हम अप्रोक्सीमेट 16 3 या 48 अप्रोक्सीमेट इसको हम 50 पाई 50 सिग्मा मान लेते हैं। ये हमारी वैल्यू निकल कर आएगी m1 की। तो जो m2 है जो रिमेनिंग डिस्क है तो उसकी वैल्यू आएगी आपकी 350 सिग्मा। अब हम वहां पर वैल्यू अप्लाई करते हैं। तो m1 की वैल्यू हमने मानी थी 50 सिग्मा, x1 रेफरेंस पॉइंट से इसके सेंटर मास की डिस्टेंस है आपकी 6, m2 की वैल्यू आई 350 सिग्मा और सेंटर मास की डिस्टेंस है आपकी x। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, ये हो गया आपका 7 बार। तो 6 इक्वल टू 7x, x की वैल्यू आएगी 6/7। ये मीटर में आएगी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आपका 0.86 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20। अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये आइडेंटिकल बॉल थी, इनकी बीच की डिस्टेंस 10 मीटर, इनकी बीच की डिस्टेंस भी 10 मीटर। स्मूथ सरफेस है, ये इससे इनइलास्टिक कोलिजन करती है और ई की वैल्यू आपको 0.5 है। और इसके बाद उसकी जो फर्दर वो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा। तो टाइम इंटरवल पूछा है कंसेक्यूटिव कोलिजन में, दो कोलिजन के बीच में 1 और 2 के बीच होने वाला होगा क्या। 1 और 2 की पहले यहां पर एक टक्कर होगी, उसके बाद 2 आगे चलेगा, 1 की स्पीड कुछ स्लो होगी या जो भी होगी हम देखेंगे, फिर ये इसको टक्कर मारेगा। जब ये इससे टक्कर मारेगा तो ये इलास्टिक कोलिजन है, तो ये रेस्ट में आ जाएगा। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। होगा क्या, इनिशियल कंडीशन ये थी कि अब इन दोनों की टक्कर हुई 1 एंड 2 की, और ये आपका था थर्ड पार्टिकल। 1 और 2 के बाद पहले हम इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अप्लाई करते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम था आइडेंटिकल है तो मास हम m मान लेते हैं। तो m इंटू वी की वैल्यू हमको गिवन है 10 इक्वल टू पहले वाले की स्पीड हमने मान ली v1 और दूसरे वाले की हमने मान लिया mv2। m से m कैंसिल, तो इक्वेशन बनी 10 इक्वल टू v1 प्लस v2। दूसरा हम जानते हैं जो E होता है वो सेपरेशन अपॉन एप्रोच होगा। तो सेपरेशन होगा आपका v2 माइनस v1 अपॉन एप्रोच था आपका 10 से और E की वैल्यू थी 0.5। तो यहां से निकल कर आया v2 माइनस v1 की वैल्यू हो गई आपकी 5। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, v2 माइनस v1 इक्वल टू 5
और V2 प्लस V1 इक्वल टू 10, दोनों को सॉल्व किया तो 2V2 इक्वल टू आया 15, तो V2 की वैल्यू आएगी 7.5, और V2 की वैल्यू 7.5 है तो V1 की वैल्यू आएगी 2.5। तो हुआ क्या कि जो पहला वाला पार्टिकल था फर्स्ट, वो चलने लगा 2.5 से, सेकंड वाला जो पार्टिकल था वो चलने लगा 7.5 से, थर्ड वाला पार्टिकल रेस्ट में। अब क्या होगा, ये धीमे चलेगा, ये तेज चलेगा, ये इससे टक्कर करेगा, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है, ई की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो जब आइडेंटिकल पार्टिकल में टक्कर होगी तो ये चलने लगेगा उसके बाद 7.5 से, और ये आ जाएगा, जो सेकंड वाला था वो आ जाएगा आपका रेस्ट में, और थर्ड वाला आपका चलने लगेगा। अब क्या हुआ, ये 2.5 वाला इस पॉइंट पर था, यहां से 2.5 वाला जो चलते हुए आ रहा है फर्स्ट वाला, ये 2.5 से, और डिस्टेंस इसको ट्रेवल करनी है 10 मीटर। तो पहली टक्कर यहां पर हुई, दूसरी टक्कर इसकी यहां पर होगी, तो जो इसे टाइम लगेगा तो हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस है आपकी 10 और आपकी स्पीड थी 2.5, तो ये टाइम लगा आपका 4 सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हम ये मान सकते हैं कि रॉड है, इसका मास m है, इसका 2m है, इसका 3m है, इसका 4m है। हम ये मान सकते हैं कि ये हमारे पास कोई एक्सिस थी, इस एक्सिस पर एक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ था, एक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ था, एक यहाँ है और एक यहाँ है। रॉड को मैंने उनके सेंटर ऑफ मास को मैंने एक पार्टिकल मान लिया। रॉड की लेंथ हमको गिवन नहीं है, तो हम इस रॉड की लेंथ मान लेते हैं 2a, तो ये हो जाएगा आपका a,0 इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2a, a, इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, 2a, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, a। अब हम सेंटर मास का x और y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब हम XCM की बात करेंगे तो जो x कोऑर्डिनेट निकल कर आएगा वो आएगा m1x1 मीन्स ma प्लस m2x2, तो इसका मास है आपका m, इसका मास है 2m, इसका मास है 3m, इसका मास है 4m, तो ये हो जाएगा 2m इंटू 2a, तो ये हो जाएगा आपका 4ma प्लस 3ma प्लस 0, टोटल मास हो गया आपका 4, 3, 7, 10। तो जो XCM निकल कर आया वो आया 4, 3, 7, 8ma बाई 10 इक्वल टू 0.8 ma। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, m इंटू ए, 4ma, 3ma, ठीक है। अब हम YCM निकालते हैं। अगर हम YCM फाइंड आउट करेंगे तो 0 प्लस 2ma प्लस 3 2 या 6ma प्लस 4ma, टोटल मास 10 था, तो ये आएगा आपका 12ma बाई 10, ये आया 10m, m से m कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा 0.8a और ये आएगा 1.2a। यानी कि जो कोऑर्डिनेट आए हमारे, हमने वो आए 0.8, यानी कि 0.8 जो आएगा वो कहीं यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसको हमने 1 माना था, और 1.2 यानी कि यहाँ से कहीं ज़्यादा आएगा, यानी कि इस जगह पर कहीं सेंटर ऑफ मास आपका आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका रीजन 1 में। तो इसका आंसर हो गया लाई इन रीजन 1। क्वेश्चन नंबर 22। दो ब्लॉक हैं, 2 kg और 2 kg के सेम। यहां पर म्यू की वैल्यू गिवन है वो 0.5 गिवन है, यानी कि यहां पर जो म्यू की वैल्यू है वो 0.5 है। पुली मासलेस है, जब ये 5 मीटर की डिस्टेंस चलेगा तो इनकी कॉमन स्पीड पूछी गई है। होगा क्या कि ये नीचे आएगा ब्लॉक, ब्लॉक नीचे आएगा, यहां से यहां पर इस जगह पर आएगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कुछ कमी आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आएगी mgh, वो दो जगह यूज होगी आपकी। इसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दोनों का मास सेम है, प्लस दूसरे वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, साथ में कुछ हिस्सा आपका गया होगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन में। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन होगा आपका फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस हो रही है आपकी d। हम वैल्यू पुट करते हैं, ये आएगा आपका m
5 मीटर चल चुका है, जी की वैल्यू हो गई 10, एच की वैल्यू हो गई 5 इक्वल, ये हो गया आपका, एम की वैल्यू यहाँ पर हम रखते हैं 2, एम की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर 2, और ये हो जाएगा हाफ, एम की वैल्यू 2, वी स्क्वायर हमें पता नहीं, और ये 2 ब्लॉक है तो इसे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में म्यू की वैल्यू 0.5, एम की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 10, ये आपका 10, तो 10 इंटू 5, 2 से 2 गया, तो ये हो गया आपका 100 इक्वल टू 2v स्क्वायर प्लस 50, तो 2v स्क्वायर इक्वल टू आएगा आपका 50, तो v स्क्वायर इक्वल टू आया 25, तो v की वैल्यू आ गई आपकी 5 मीटर पर सेकंड। कंसेप्ट ये था कि जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है वो दो जगह यूज हो गया, काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक की प्लस इस ब्लॉक की, और साथ में कुछ वर्क डन फ्रिक्शन की वजह से चला गया। क्वेश्चन नंबर 23, एक कार है 500 kg की 36 किलोमीटर पर आवर, 36 का मतलब हो गया 36 इंटू 5/80, तो यानी कि वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, इतनी स्पीड को डबल करती है 1 मिनट में। पावर डिलीवरी पूछी है, तो पावर हम जानते हैं जो पावर होती है वो W/T होती है, और वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, डेल्टा के इक्वल टू W, तो हम इसको कर सकते हैं हाफ, एम दे रखा है 500, वी स्क्वायर, यानी कि पहले स्पीड 10 थी, बाद में स्पीड हो गई 20, तो 10 से आपकी स्पीड हो रही है 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस 100, और टाइम हो गया आपका 1 मिनट यानी 60, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 250/60, और ये होगा आपका 300, ये हो गया 5, तो आंसर आएगा 1250 वाट। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, एक ब्लॉक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, डेल्टा के इक्वल टू W होता है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 थी, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया आपका हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू, वो दो जगह यूज होगी W में, एक वर्क डन बाई mg साइन थीटा होगा, साथ में वर्क डन बाई फ्रिक्शन होगा क्या, इस पर जो इधर फोर्स लगेगा वो लगेगा mg साइन 37, और साथ में जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा म्यू mg कॉस 37, तो इसको हम कर सकते हैं, तो mg की वजह से वर्क डन होगा आपका mg साइन 37 यानी कि 3/5, और डिस्टेंस चल रहा है आप 5 मीटर की, अब वर्क डन बाई फ्रिक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, फ्रिक्शन ऊपर है, नेगेटिव आएगा, माइनस का म्यू mg cos 37 इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस चली गई है, सॉल्व करेंगे, 5 से 5 गया, m से m गया, तो ये होगा v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू आएगा 30 प्लस, सॉरी यहाँ पर आएगा माइनस का आपका 10, तो b स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 20, तो b स्क्वायर इक्वल टू 40, तो b इक्वल टू आएगा √40, जो कि वैल्यू आएगी आपकी अप्रोक्सीमेट 6.26 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25, होगा क्या कि दोनों ही कंडीशन में, जैसे यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा आपका mg, ऊपर लग रही होगी नॉर्मल रिएक्शन, और साथ में एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv स्क्वायर r, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ n माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, तो n इक्वल टू हो जाएगा आपका mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg, जहां पर r की वैल्यू कम होगी वहां पर ये वाला टर्म बड़ा निकल कर आएगा, तो इसके हिसाब से आपका आंसर बनता है B, n is greater than n। क्वेश्चन नंबर 26, एक थिक वॉल्ड हॉलो स्फीयर हैज आउटर रेडियस r गोस डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, स्पीड बॉटम पे v दे रखी है, इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शनलेस होगा, तो मींस, तो एक बार ये क्या कर रहा है, जो इंक्लाइन प्लेन है उस पर रोल करते हुए आ रहा है, और एक बार आ रहा है रोल करते हुए, एक बार आ रहा है स्लिप करते हुए, तो हम जानते हो रोल करते हुए आता है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 1/β
2h/g अंडर रूट में, जहां बीटा की वैल्यू होती है 1 + i/mr²। और जब सिंपली आएगा तब b की वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर रूट में 2h/g। दो इक्वेशनों को दो बार अप्लाई करता हूं। तो पहली वाली कंडीशन में जब वो विदाउट रोल करते हुए आ रहा था तब उसकी स्पीड v थी, तो मैं लिखूंगा v। बाद में आपकी स्पीड हो गई 5b/4 इक्वल टू 2h/g से 2h/g कैंसिल आउट आएगा, तो जो आंसर निकल कर आएगा रूट से रूट, तो ये हो जाएगा हमारा 1/β अंडर रूट में। v से v कैंसिल हो गया, तो यहां से बीटा की वैल्यू निकालते हैं 1 + i। हमें रेडियस ऑफ जायरेशन पूछी है तो हम इसलिए i को सीधे सीधे m² लिख देता हूं, या पहले हम, तो i की वैल्यू हो जाएगी हमारी m²/m/r²। लेकिन यहां पर हम पहले वैल्यू पुट करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां से अगर हम बात करें तो i की जो वैल्यू होगी, तो ये है आपका हॉलो स्फीयर, तो 1 + यहाँ पर हम सीधे डायरेक्ट निकाल लेते हैं। i जो होता है वो m² होता है, mr², m से m कैंसिल, तो 1 + k²/r²। तो यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 16/25 इक्वल टू 1 + उल्टा कर दिया, तो ये आएगा आपका 1/1 + k²/r², या हम इसको लिख सकते हैं 25/16 इक्वल टू 1 + k²/r²। तो यहाँ से अगर हम k²/r² की वैल्यू निकालेंगे तो 25/16 -1 करेंगे, एलसीएम आएगा आपका 16, तो 25 - 16, तो ये आपका आंसर आएगा 9/16। तो ये वैल्यू 9/16 हमने दोनों तरफ रूट कर दिया, तो k/r इक्वल टू 3/4, तो k की वैल्यू आ गई 3r/4। आप क्या क्वेश्चन एक बार खुद करिएगा, करना कुछ नहीं है हमें। एक बार जब सिंपल सेलेक्ट करेगा तो वेलोसिटी √2h/g लगाएंगे, एक बार वेलोसिटी रोलिंग मोशन का फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, और हमें आई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, हम उसको डायरेक्ट सीधे i = m² पुट कर सकते हैं। यहाँ से रेडियस ऑफ जायरेशन डायरेक्ट हमको मिल जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 3r/4। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, 45 डिग्री का जब हम इंक्लाइनेशन, जब हम उसको बढ़ाते आ रहे हैं, इस तरीके से रखा हुआ था और ये इंक्लाइन इसको हम ऐसे करते आ रहे हैं, तो वो इंक्लाइनेशन पूछा है जहां पर क्या हो रहा है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर पूछी गई है, स्लोली इंक्रीज कर रहा है, यानी 45 पर क्या हो रहा है, वो स्लिप होना स्टार्ट हो रहा है। मीन्स हो क्या रहा होगा, जो आपने एक सिलेंडर रखा होगा वो कुछ इस तरीके से रखा गया होगा सिलेंडर, इस पर एक जो कंपोनेंट लगेगा वो लगेगा आपका mg sin थीटा, इसके अलावा इस पर एक नॉर्मल एक्शन भी लगेगी। तो होगा क्या कि अगर हम इस पॉइंट के अबाउट देखें तो इस नॉर्मल एक्शन का और दोनों की टॉर्क जो होनी चाहिए एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। तो ये हाइट हो गई होगी आपकी, टोटल हाइट थी h, तो ये हाइट हो जाएगी आपकी h/2, और ये जो डिस्टेंस होगी इसके लिए ये हो जाएगी आपकी r। तो मैं दोनों टॉर्क को क्या करूंगा, इक्वल कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका mg sin 45। नॉर्मल एक्शन होती है आपकी mg cos 45, और यहाँ पर हम टॉर्क निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी h/2 इक्वल टू, अब वो आएगा आपका mg cos 45, और इसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो आएगी आपकी r, क्योंकि sin 45 cos 45 की वैल्यू सेम होती है, mg से mg कट गया, तो h/2 इक्वल टू आया आपका r, r इक्वल टू आ गया h/2। क्वेश्चन नंबर 28, एक सिलेंडर है, ये कुछ इस तरीके से
ये लटका हुआ है। तो यहां पर जो टेंशन होंगे वो टी हो गया, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा एम। हम दो इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन बनेगी आपकी लीनियर मोशन के लिए और एक बनेगी एंगुलर मोशन के लिए। लीनियर के लिए क्या होगा, इसका एक्सलेशन रहा होगा ए, तो इक्वेशन बनेगी हमारी एम जी माइनस टू टी इक्वल टू एम ए, और दूसरी इक्वेशन बनेगी हमें टॉर्क की इक्वेशन, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। टॉर्क की इक्वेशन बनेगी टाउ इक्वल टू आई एल्फा, तो यहाँ पर इसका टॉर्क लगेगा, इसका टॉर्क लगेगा। हम सेंटर ऑफ मास के बात करेंगे, एम जी और टॉर्क 0 हो जाएगा। तो इसका टॉर्क अगर देखा जाए तो वो कुछ इस तरीके से लग रहा होगा, यहाँ पर टेंशन होगा और ये डिस्टेंस आर हो गई, तो इसका भी टी इंटू आर, इसका भी टी इंटू आर, तो टॉर्क हो गया आपका 2TR इक्वल टू आई। सिलेंड्रिकल रॉड है तो इसका आई होगा आपका एम आर स्क्वायर बाई 2, और हमसे पूछा गया लीनियर एक्सीलरेशन, तो एल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बाई आर, आर से आर गया, आर से आर गया, तो यहां से निकल कर आया 2t इक्वल टू हाफ एम ए। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे हम, तो आंसर आएगा हमारा एम जी माइनस एम ए बाई 2 इक्वल टू एम ए, तो ये हो जाएगा आपका 3/2, एम ए इक्वल टू एम जी, तो ए इक्वल टू आ गया आपका 2g/3। क्वेश्चन नंबर 29, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई की वैल्यू 2 दे रखी है हमें, रेडियस 125 दे रखी है, एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा गया है। वो कह रहा होगा कि ये जो है इस तरीके से चला होगा, ये 2 kg का है, तो इधर हम एक फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, इधर यहाँ पर टेंशन टी आया होगा, इसका एक्सीलरेशन ए होगा, और इधर भी टेंशन टी होगा, इसकी रेडियस पता है। फिर वही पुरानी कहानी, हम इसमें करेंगे क्या, एक इक्वेशन बनाएंगे इसके लिए, 10 माइनस टी इक्वल टू एम ए 2a, एक इक्वेशन हमारी ये तैयार हो गई। दूसरी इक्वेशन रोटेट कर रही है, तो हम टाउ इक्वल टू आई एल्फा, तो यहाँ पर जो टॉर्क होगा उस टेंशन का आएगा, तो टी इंटू आर इक्वल टू आई एल्फा, तो यहाँ पर व्हील का आई एल्फा। अब हमें निकालना है एंगुलर एक्सीलरेशन, तो आर की वैल्यू दे रखी है हमें 0.25 यानी कि 1/4, आई की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू एल्फा, तो यहाँ से एल्फा की वैल्यू निकल कर आई आपकी t/8, या टी की वैल्यू आ गई आपकी 8 एल्फा। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, 10 माइनस 8 एल्फा इक्वल टू 2, और ए इक्वल टू होता है आपका आर एल्फा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ए की जगह लिख सकता हूँ आर की वैल्यू है 1/4 इंटू एल्फा, तो 2 एल्फा/4, तो ये हो गया आपका 10 माइनस 8 एल्फा इक्वल टू एल्फा/2, 20 माइनस का 16 एल्फा इक्वल टू एल्फा, तो 17 एल्फा इक्वल टू 20, तो यहाँ से एल्फा इक्वल टू आ गया 17/20, उल्टा कर दिया, तो 17 एल्फा, हाँ तो 17 एल्फा इक्वल टू 20, तो एल्फा इक्वल टू आएगा आपका, एल्फा इक्वल टू आएगा 20/70। इसको सॉल्व कर लेंगे, एल्फा की वैल्यू आएगी 20/70। क्वेश्चन नंबर 30, ये रोटेट कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम के दो पार्ट होंगे, एक ट्रांसलेटरी मोशन होगा, सेंटर ऑफ मास जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, और साथ में ओमेगा से मूव कर रहा है। अब दोनों की डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो जो आई ओमेगा है वो भी हमारा सेम डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि एल जो होगा उसमें दो होंगे, एक ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से और एक होगा रोटेशनल मोशन की वजह से। अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो दोनों एल की डायरेक्शन सेम आएगी। ट्रांसलेटरी की वजह से आएगा आपका एम वी सी एम यानी कि वी, और आर की वैल्यू सेंटर इससे यहाँ से आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई आपकी आर, प्लस जो आई ओमेगा होगा आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट, आई ओमेगा एल आर होता है आपका आई ओमेगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है आपका, ये आपको डिस्क दे रखी है, तो mr²/2, और ओमेगा की वैल्यू तो ये हो जाएगी आपकी ओमेगा। अब हमें करना है v की वैल्यू को पुट करना है, तो v को मैं लिख सकता हूँ आर ओमेगा, तो ये हो जाएगा आपका m
आर स्क्वायर ओमेगा प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा, 1 + 1/2 इक्वल टू आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा। दोनों एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों को हमने ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 31, ये रॉड जो थी वो इस तरीके से थी अभी, उसके बाद जब वो इस तरीके से हाइट हो जाएगी तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो हम यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास घुमाएंगे तो ये डिस्टेंस तो रही होगी आपकी L/2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो आपका चला गया होगा काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया mg/L/2 इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की वैल्यू इस पॉइंट के अबाउट होगी आपकी m और लेंथ आपकी मानी गई है l, तो mL²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। पूछा गया है हमसे मैक्सिमम स्पीड, तो यहाँ से क्या होगा, m से m गया, l से l का स्क्वायर गया, 2 से 2 गया, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 3g/l। तो ओमेगा की वैल्यू आएगी यहाँ से अंडर रूट में 3g/l। पूछा गया है हमसे मैक्सिमम स्पीड, तो इस पॉइंट की मैक्सिमम स्पीड p की पूछी गई है, तो v इक्वल टू होती है आपकी r ओमेगा। तो r की वैल्यू है आपकी l, टोटल लेंथ l लेंगे और ओमेगा की वैल्यू क्या है अंडर रूट में 3g/l। इसको अंदर ले जाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा अंडर रूट 3g/l। क्वेश्चन नंबर 32, तीन यूनिफॉर्म स्फीयर हैं जिनका मास m, रेडियस r है, इस तरीके से रखे हुए हैं। तो देखिए ये क्या है, एक्चुअली में स्फीयरों को हमने कुछ इस तरीके से रखा गया है कि एक स्फीयर बाकी दो को टच कर रहा है। मैं ये मान सकता हूं कि तीन पार्टिकल, एक यहां रखा हुआ है m मास का, एक यहां रखा हुआ है m मास का, एक m मास का पार्टिकल यहां रखा हुआ है, इनके बीच की डिस्टेंस ये रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी r। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इस पर वो इधर लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, और इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स, ये वैल्यू f हो गई, ये वैल्यू f हो गई, दोनों फोर्स सेम होंगे, एंगल हो गया 60 डिग्री। अगर हम वेक्टर सम करेंगे तो जो f नेट निकल कर आएगा आपका, वो निकल कर आएगा अंडर रूट a² प्लस b² प्लस b² प्लस 2ab cos 60 यानी कि 1/2। तो ये निकल कर आएगी वैल्यू आपकी f√3। अब f की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, तो f की वैल्यू होगी g m इंटू m m1 m2 ओवर r, r है 2r, 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r² इंटू √3। तो आंसर हो गया gm² ओवर 4r² इंटू √3। क्वेश्चन नंबर 33, रिंग है, इसकी रेडियस r है, दूसरे की 4r है। तो आपसे पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पूछा गया है। तो यानी कि इसको अगर मैं a मान लूं, इसको मैं b मान लूं, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा I, वो a का b के अबाउट प्लस b का b के अबाउट होगा। तो a का b a के अबाउट क्या होगा, यहां से ये दोनों एक्सिस यहां पर एक इसका खुद के अबाउट यानी कि I का a के अबाउट प्लस ये यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी, तो m इंटू डिस्टेंस हो गई यहां से 5r का स्क्वायर प्लस I का b के अबाउट। अब हम देखते हैं खुद के अबाउट होगा m r² प्लस ये होगा 25 mr² प्लस, अब चूंकि इसका मास m है, इसका मास जब रेडियस की 4r है तो इसकी जब डिस्टेंस की 4 गुना होगी तो मास जो होगा वो इसका 4m होगा। तो रिंग का होता है mr², तो m की जगह लेंगे हम 4m, r की जगह लेंगे 4r यानी कि 16r²। तो ये हो गया आपका 26 प्लस 64 mr² इक्वल टू हो गया 90 mr²। क्वेश्चन नंबर 34,
34 क्वेश्चन। जब रेडियस r थी, टाइम पीरियड 2 दिन था, वेलोसिटी v0 थी, तो हम जानते हैं कि जो रिलेशन होता है वो t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³ होता है। तो यानी कि पहले टाइम पीरियड 2 दिन था, बाद में टाइम पीरियड t हो गया, तो हमसे पूछा गया टाइम पीरियड हो गया 16, टाइम पीरियड हो गया हमारा 16 डेज। तो 2/16 का स्क्वायर इक्वल टू, पहले रेडियस r थी, बाद में रेडियस r2 हो गई, उसका हो गया होल क्यूब, ये हो गया 1/8, तो 1/64 इक्वल टू r अपॉन r2 की पावर 3, ये क्यूब आएगा, तो दोनों तरफ क्यूब रूट कर दिया, तो यहाँ से आएगा 1/4 इक्वल टू r/r2, तो r2 की वैल्यू हो गई आपकी r/4, r2 की वैल्यू हो गई 4r, r2 की वैल्यू हो गई 4r। अब हमसे ऑर्बिटल स्पीड की बात की गई है, तो यानी इसका मतलब इन दोनों में से एक आंसर होगा। ऑर्बिटल स्पीड की बात करते हैं हम, तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है √gm/r। तो मीन्स पहले स्पीड थी हमारी v0, बाद में स्पीड हो गई v √r2 अपॉन r1, तो r2 की वैल्यू है हमारी 4r अपॉन r, तो ये आएगा आपका √2, तो यानी कि आपका निकल कर आया v0 अपॉन v इक्वल टू √2, तो v इक्वल टू आ गया, और ये 2 नहीं, ये आएगा आपका 2, 4 का रूट क्या हो गया आपका 2, तो यहाँ से ये आएगा 2, तो v की वैल्यू आ गई v0/2, तो इसका आंसर हो गया सेकंड। वेलोसिटी होगी v0/2 और रेडियस हो गई 4r। क्वेश्चन नंबर 35, मैक्सिमम हाइट पूछी गई है रॉकेट से कि 50% एस की वेलोसिटी से जाए, तो इसका मतलब जब हमने उसको फेंका होगा अर्थ सरफेस से, तो जब हम किसी चीज को अर्थ सरफेस से फेंकेंगे तो यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, और मैक्सिमम हाइट पर जाकर पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हो जाएगी। तो अगर हम अर्थ सरफेस के लिए बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी थी हमारी 12m, तो जो स्पीड हो गई वो थी हमारी एस के वेलोसिटी की आधी। तो एस की वेलोसिटी जो होती है वो होती है √ में 2gr, तो इसका स्क्वायर करना है हमें एक्चुअली में, तो जो वो हो जाएगा, तो v का स्क्वायर जो आएगा वो ve²/4 आएगा, तो v² यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगी 2gr, और इसका ये आएगा आपका 1/4, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, प्लस अर्थ सरफेस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस का gmm/r। किस हाइट तक पहुंचेगा, तो यानी वहां पर जाके काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, 0 हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आपकी होगी माइनस का gmm/r प्लस h। ये इक्वेशन है। तो यहां पर हम एक काम और कर सकते हैं कि जो b की वैल्यू है √2gr है, इसकी जगह हम यहां पर पुट कर सकते हैं 2gm/r भी पुट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हम यहां से h की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सडनली फोर्स लगाया 6 न्यूटन का 3 kg के पार्टिकल पर, तो इसके में एक एक्सीलरेशन आएगा, तो जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा आपका 6/3 इक्वल टू 2। तो 5 सेकंड में देखा जाए तो 5 सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी होगी v इक्वल टू u0 प्लस a इंटू टी, तो वेलोसिटी हो जाएगी उसकी 10। अब हमसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है m1v1 प्लस m2v2 वाला, तो ये तो रेस्ट में है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 10, और टोटल मास हो गया 3 और 2 5, तो ये हो गया आपका 30/5 इक्वल टू, आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि आप ऐसे समझिए
मान लिया कोई पार्टिकल पहले एच हाइट से आया, यहाँ पर ई था, उसके बाद वो गया मान लीजिए h1 हाइट तक, फिर गया h2 हाइट तक, इस तरीके से वो hn हाइट तक जा रहा है। तो अगर मैं ई की वैल्यू निकालता हूँ तो हम जानते हैं ई इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। तो सेपरेशन हो रहा है √2g(h1) से, और अप्रोच हो रहा है √2g(h) से। 2g से 2g कैंसिल, तो यहाँ से ई स्क्वायर इक्वल टू आया h1/h, या h1 की वैल्यू आ गई आपकी ई की स्क्वायर इंटू h। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ई स्क्वायर को दोबारा पुट करें इन दोनों के लिए, तो ये आएगा आपका h2/h1, तो h2 की वैल्यू आएगी ई स्क्वायर h1, h1 की वैल्यू थी आपकी ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर h, इक्वल टू आ गया ई की पावर 4h। यानी कि इसका मतलब जो h का फॉर्मूला आ रहा है आपका hn, वो फॉर्मूला आ रहा है, यानी कि पहले कोऑर्डिनेट में 2 आया, दूसरे कोऑर्डिनेट में 4 आया, तीसरे कोऑर्डिनेट में आपका 6 आएगा। इसका मतलब वो आया आपका e की पावर 2n इंटू h। तो यहां से हमें निकालना e, तो e की पावर 2n इक्वल टू आएगा आपका h की पावर n अपॉन h। अगर मैं इसको e की पावर n लिखूंगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट में h की पावर n अपॉन h नॉट। आंसर हो गया आपका पहला 37। क्वेश्चन नंबर 38, एक डायग्राम दे रखा है कि यहां से यहां पर पहुंचता है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो स्पीड पूछी गई, यानी कि इसको पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपकी mgh जो है वो हाफ mv² के इक्वल होना चाहिए। g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 इक्वल टू v² बाई 2। तो यहाँ से v² की वैल्यू आएगी आपकी 4, तो v इक्वल टू आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। देखिए जैसे अगर हम ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाले केस के बारे में बात करेंगे, तो अगर हम इस वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाएं तो यहाँ पर जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो तो सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से मूव किया, तो और डिस्प्लेसमेंट भी इसका इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये गलत बात है। अगर हम बात करें दूसरा रीजन, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट ऑन ए बॉडी काइनेटिक एनर्जी मस्ट डिक्रीज, इसका मतलब यहाँ पर तो स्पीड इसकी बढ़नी चाहिए, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मस्ट डिक्रीज, ये वाला भी आपका गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं ऐसा सब रीजन दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 40, पहली बात तो यह है कि इस पर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो इस वाले केस में ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, इसमें ये इसको बैलेंस कर रहा है, लेकिन ये दोनों बैलेंस नहीं कर रहे, ये दोनों बैलेंस नहीं हो रहे, तो ये दोनों आंसर आपके हो गए गलत। अब ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन अब इसमें एक बात समझिए कि यहाँ पर नेट फोर्स जो होना चाहिए वो भी 0 होना चाहिए, और टॉर्क भी क्या होना चाहिए 0। तो इसमें इस वाले हम इसमें देखेंगे तो W को ये वाला फोर्स बैलेंस कर रहा है, इसमें भी बैलेंस कर रहा है, इसमें दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों ऑप्शन है। तो फोर्स तो इसमें आपके 0 हो रहे हैं, लेकिन हम टॉर्क की बात करेंगे। तो टॉर्क जो है, अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखें, अगर हम टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट देखें, तो ये जो टॉर्क आ रहा है वो इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और होना चाहिए बैलेंस करने के लिए। तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का मतलब ये जो टॉर्क लगा इसकी वजह से होना चाहिए। तो ऐसा तभी पॉसिबल है कि जब इस पर जो फोर्स है वो आपका ऊपर लग रहा होगा और ये नीचे लग रहा होगा, तभी ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को क्या कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे, और नेट फोर्स भी आपका 0 हो पाएगा। अब इसमें दूसरी बात ये है कि हम इस वाले फोर्स को देखें और इस वाले फोर्स को देखें, फोर्स इधर लगेगा या इधर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि एंटायर वेट ऑफ डोर इज सपोर्टेड बाय द हिंज ए, इसलिए इस पर जो फोर्स है वो इधर लगेगा, इधर नहीं लगेगा। तो इसका आंसर हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41, स्पोक्स नियर द टॉप, जो साइकिल जो होती है, तो हम जानते हैं रोलिंग मोशन में जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसकी स्पीड 2v होती है, इसकी स्पीड v होती है, इसकी स्पीड होती है 0। तो जब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो ये ऊपर की स्पोक्स होंगी, ताने होंगी साइकिल की, इनकी स्पीड ज़्यादा होगी,
तो ये हमें थोड़ी सी ब्लर दिखाई देंगी, यहाँ पर स्पीड कम होती जाएगी, यानी यहाँ पर मैक्सिमम दिखाई देंगी और ये धीमे 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 ब्लर होती जाएंगी। तो स्पोक्स जो है टॉप की वो मोर ब्लर होंगी, बॉटम से ये बात ठीक है, और ऊपर वाले पार्ट जो होंगे वो फास्टर मूव करेंगे, ये बात भी ठीक है। तो दोनों ही चीजें ठीक है और उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रही है। क्वेश्चन नंबर 42, एक ब्लॉक था, m मास है, b वेलोसिटी से चल रहा है। दूसरा ब्लॉक है, 2m मास का है, रेस्ट में है। कॉलिजन हुआ, कॉलिजन के बाद में तो लैटर ब्लॉक तो रेस्ट में आ गया, और तो पहले तो हम इसकी स्पीड निकाल लेते हैं 2m वाले की। तो इनिशियल मोमेंटम था हमारा mb, इसका मोमेंटम था 0। अब इसका मोमेंटम 0 हो गया तो ये हो जाएगा 2m b डैश, m से m गया तो b डैश की वैल्यू आ गई b/2। अब निकालना है e। e होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अप्रोच हो रही थी b से और सेपरेशन हो रहा है, ये चला b/2 से, तो सेपरेशन हो रहा है b/2 से। तो e की वैल्यू निकल कर आ गई आपकी 1/2। क्वेश्चन नंबर 43, एक स्फेरिकल सेल है, उस स्फेरिकल सेल के अंदर एक मास तो आपका यहां रखा हुआ है, तो और इसका मास दे रखा है 3m, रेडियस दे रखी r। इस पॉइंट पर आपसे पूछा गया ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा, एक तो इस वाले मास की वजह से होगा, ये पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेगा, तो माइनस का gm/R प्लस ये सेल है, इस सेल की वजह से जो सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो भी माइनस का gm/R होता है, लेकिन यहाँ पर मास हो गया 3m/R। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 4gm/R। क्वेश्चन नंबर 44, एक बुलेट है, वो v वेलोसिटी से चली, इसकी स्पीड थी v। एक प्लैंक है जिसकी डिस्टेंस हमने x मान ली और 1/5 लॉस कर गया। 1/5 लॉस करने का मतलब क्या हुआ, v में से 1/5 लॉस कर गया, v/5 रह गई, तो वेलोसिटी बची आपकी 4v/5, यानी कि यहां पर आपकी स्पीड हो गई 4v/5। इसके बाद एक और प्लैंक है, वो x का कुछ n टाइम्स है और यहां पर आके उसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो हम क्या करेंगे, और ये हम मान के चल रहे हैं कि एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो आपका सेम है। तो हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, डेल्टा के इक्वल टू डब्ल्यू दो बार अप्लाई करेंगे, यहां से यहां के लिए और यहां से यहां के लिए। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी बात करेंगे, तो पहले हो गई आपकी हाफ m, लॉस हुआ v² माइनस 16v²/25 इक्वल टू वर्क डन बाई f.x। नेक्स्ट टाइम हम इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो यहां पर 4v/5 थी, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m 16v²/25 माइनस 0 इक्वल टू f.n इंटू एक्स। दोनों इक्वेशन में डिवाइड किया, हाफ m से हाफ m कैंसिल, f से f गया, x से x गया, तो v² माइनस 16/25²। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम आया 25, ये हो गया आपका 9v² और ये अपॉन में आएगा 16v²/25 इक्वल टू 1/n। 25 से 25, b² से b², तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/n की वैल्यू आ गई 9/16। तो आंसर हो गया आपका 9/16। मतलब दो बार हमको डेल्टा के इक्वल टू डब्ल्यू अप्लाई करना था। क्वेश्चन नंबर 45, एक सॉलिड स्फीयर है, रोल डाउन कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पर, सेम हाइट है, हाइट आपकी सेम है, लेकिन इंक्लिनेशन जो है वो डिफरेंट है।
आपसे पूछा है स्पीड, स्पीड जो वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करती है। रोलिंग मोशन में स्पीड का फॉर्मूला होता है 1/बीटा 2h/g, एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/sin थीटा होता है। तो इसका मतलब स्पीड सेम होगी लेकिन टाइम आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर डिपेंड करेगा। तो स्पीड विल बी सेम और टाइम ऑफ डिसेंट विल बी डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 46, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो L वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर होता है। इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम जो है वो R और P दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। अगर पार्टिकल जो है वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो मोमेंटम एक्स वाई के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ जेड में ही हो सकता है, उसका केवल जेड कंपोनेंट ही होगा, एक्स वाई कंपोनेंट नहीं होगा। ये वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ए क्रॉस बी जो होता है वो हमेशा ए और बी दोनों के ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है आपको 3, आर दे रखा है आपको 1, हमसे दे रखा है रिंग का। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा ICM प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यहाँ पर r है और ICM होता है हमारा रिंग का mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2 mr स्क्वायर, m की वैल्यू आई नहीं सॉरी यहाँ पर दे रखा है हमें मास दे रखा है, हमें गिवन है ये m, तो m की वैल्यू हो गई 3, आर स्क्वायर हो गया 1 इंटू 1 इक्वल टू आ गया 6। यूनिट चेंज करने की जरूरत है नहीं क्योंकि ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में ही वैल्यू हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या रखा है कि पहले हमारे पास दो मास थे, एक मास m था, ये वाला मास m था, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो x थी। तो जो हमने फोर्स निकाला तो फोर्स निकल कर आ गया gm स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि 50% मास यहां से ट्रांसफर कर दिया, तो m का 50% जो होगा वो क्या होगा, m/2 होगा। तो इसके मास में m/2 की कमी आएगी, इसके मास में m/2 बढ़ जाएगा। तो यानी कि इसका जो मास हो गया वो तो m/2 हो गया और इसका जो मास हो गया वो हो गया आपका 3m/2 और डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज बाई 50%। तो इसका मतलब पहले जो डिस्टेंस x थी वो आपकी हो जाएगी 1.5x या 3/2x। अगर हम f' निकालेंगे तो वो हो जाएगा g m/2 इंटू 3m/2 gm1 m2 ओवर 9/4 एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये 4 से 4 गया तो 3gm स्क्वायर ओवर 9x स्क्वायर। तो ये चीज जो थी gm स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर वो आपका फोर्स हो गया और ये वैल्यू हो गई आपकी 3 से गया 3 बार इक्वल टू आ गया 1/3 f। तो आंसर आ गया आपका f/3। दो बार हमें f इक्वल टू gm स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर को अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 49, एक स्काई लैब है, इसको हमने अर्थ की सरफेस से फेंका, यानी कि ये जैसे आपके पास अर्थ थी, पहले हम इसको 2r रेडियस पे ले जाते हैं और फिर 2r के बाद हम इसको 3r रेडियस पे ले जाएंगे। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 3r। तो अगर हम पहले यहां से यहां पर ले जाते हैं इसको तो इनिशियल आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस का gm ओवर r अर्थ सरफेस पर। साथ में हमने इसको शिफ्ट किया है तो कुछ इसको काइनेटिक एनर्जी दी होगी। जब वो यहां पर पहुंचा होगा 2r ऑर्बिट में तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस का gmm ओवर 2r और साथ में चूंकि ये गोल भी घूम रहा होगा तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड होगी। तो ऑर्बिटल स्पीड होगी आपकी v0 का स्क्वायर इक्वल टू gm ओवर 2r। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m इंटू जी एम ओवर 2r। हमें निकालना है k की वैल्यू, तो k इक्वल टू निकल कर आ गया, ये सब कॉमन आएगा तो ये हो गया आपका माइनस का 1/2 प्लस का 1 प्लस का
1/2, 1/4, और ये हो गया आपका Gmm/r। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो -2 +4 +1, ये होगा Gmm/r। तो ये हो गया 5 में से 2 गया 3, तो 3/4 Gmm/r। Gmm की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 3/4 Gm को हम लिख सकते हैं Gr², m/r, r से r गया तो इक्वल टू आ गया 3/4 mgr। तो यानी कि इसका मतलब जो एनर्जी चाहिए सरफेस से 2r रेडियस तक, तो वो आएगी आपकी 3/4 mgr। अब आगे देखते हैं, अब दूसरा पूछा गया 2r से 3r पर पहुंचाना है इसको, तो कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी और रिक्वायर होगी, तो वो देखते हैं हम। अब क्या हुआ, ये हमारे पास पहले 2r रेडियस पर था, यहां से हम इसको 3r पर ले जा रहे हैं। तो 2r रेडियस पर था, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस का Gmm/2r, और साथ में कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी भी थी, तो वो थी आपकी हाफ m इंटू v²। v था आपका Gm/2r, साथ में से कुछ एनर्जी और देनी पड़ेगी, जिससे ये 3r रेडियस में आ जाएगा। तो माइनस का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Gmm/3r प्लस काइनेटिक एनर्जी जो होगी इस 3r है वो होगी आपकी हाफ m, और ऑर्बिटल स्पीड होगी आपकी Gm/3r। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा Gm/3r। इसको सॉल्व करके यहां से हम e की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50, एक पंप है जो 1000 किलो पानी को 1 मिनट में लिफ्ट करना है 20 मीटर गहरे कुएं से। मीन्स एक तो उसको पहले 20 मीटर ऊपर लेके जाना है, और उसके बाद इस पानी को फेंकना है 20 मीटर पर सेकंड से। यानी कि जो पावर जो होती है वो W/T होता है, लेकिन यहाँ पर जो W हो रहा है उसमें दो काम हो रहे हैं। एक तो इसको हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा mgh, साथ में उसको काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करनी है। तो m की वैल्यू हो गई आपकी 1000, g की वैल्यू हो गई 10, h की वैल्यू हो गई 20 प्लस हाफ, m की वैल्यू 1000 और v² आपका हो गया 20 मीटर पर सेकंड यानी कि 400। इसको सॉल्व किया तो ये आएगा आपका 2 इंटू 10⁵ प्लस 2 इंटू 10⁵ इक्वल टू हो गया 4 इंटू 10⁵। ये वर्कडन हुआ, पावर निकालनी है हमें, तो पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁵ अपॉन टोटल काम हो रहा है ये 1 मिनट में, तो 60 का हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो इससे जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी आपकी वाट में। तो हमें एक्चुअली वैल्यू पूछी गई है हॉर्स पावर में, तो हम इस वाट को कन्वर्ट करने के लिए 746 का डिवाइड कर देंगे और उसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करके आंसर हमारा आ जाएगा 8.85। हेलो बच्चों, ये हमारी टेस्ट सीरीज का सेकंड पेपर है जो 8 तारीख को कंडक्ट कराया गया था। तो इसमें केमिस्ट्री सेक्शन हम प्रॉब्लम को के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रॉम 51 टू 100 क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और कोशिश करनी है हमें कि चारों ऑप्शन के साथ हम अपने आंसर को टिक करें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स of nitrogen in NO2 positive, NO3 negative and NO4 positive। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कैलकुलेट
number of bond pairs plus number of lone pairs. तो NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव का बॉन्डिंग स्ट्रक्चर N पॉजिटिव, करेक्ट। तो यहां पर 2 बॉन्ड पेयर और नाइट्रोजन के पास 0 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, टोटल सम कितना हुआ 2। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp, तो NO2 इज sp हाइब्रिडाइज्ड, NO2 is sp hybridized, NO2 positive is sp hybridized. Next NO3 negative, NO3 negative का बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाइए, तो NO3 negative, NO3 negative bonding NO negative. So there are 1 2 3, there are 3 bond pairs in N. पाई बॉन्ड कभी भी बॉन्डिंग पेयर की तरह से नहीं माना जाता, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड नहीं करते, हाइब्रिडाइजेशन ओनली डिसाइडेड बाय द सिग्मा बॉन्ड्स। So there are 3 bond pair, lone pair 0, total sum 3, hybridization sp2, in NH4 positive, bond pair 4, bond pair कितने होंगे 4, lone pair 0, total sum 4, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन इन NO2 पॉजिटिव इज sp, NO3 इज sp2, और अमोनियम आयन पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 सॉरी। तो आंसर इज सेकंड, आंसर 51 क्वेश्चन का आंसर सेकंड, करेक्ट। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 में PO4 नेगेटिव आयन पर फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। तो हम जानते हैं फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू स्ट्रक्चर ऑफ PO4 नेगेटिव आयन। एक मिनट, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, तीसरी रेजोनेटिंग फॉर्म PO नेगेटिव, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, और चौथी फॉर्म क्या बन जाएगी इसकी PO नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O। तो among all resonating structures 3 negative charge are distributed between 4 oxygen atom, 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज 4 ऑक्सीजन एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू -3/4, आंसर इज 0.75।
टोटल चार्ज कितना है PO4 3 नेगेटिव पर 3 नेगेटिव, और कितने ऑक्सीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ 4 ऑक्सीजन के बीच में, तो पर ऑक्सीजन एटम चार्ज कितना आया -3/4, दैट इज -0.75, करेक्ट। नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन है तो वहां निश्चित रूप से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो NO2 पॉजिटिव, टोटल इलेक्ट्रॉन 13, देयर इज प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कर निकालना है हमें, डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 13 इलेक्ट्रॉन किसमें आ गए, NO2 पॉजिटिव में, 13 इलेक्ट्रॉन NO2 पॉजिटिव में, इसका मतलब यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा। लेकिन O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, O2 डाई नेगेटिव में 18 इलेक्ट्रॉन, यहां कितने इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन, यहां 18 इलेक्ट्रॉन, और B2 में 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, O2 contain 2 unpaired electron in anti-bonding pi orbitals. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। O2 डाई नेगेटिव इज पेरोक्साइड आयन, पेरोक्साइड आयन के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं एंटी बॉन्डिंग पाई में। और B2 10 इलेक्ट्रॉन, देयर इज प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन which of the following ion out of following does not contain unpaired electron। तो O2 डाई नेगेटिव में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब B2 का कन्फिगरेशन करके देख लेते हैं, B2 का कन्फिगरेशन करके देखते हैं। B2 10 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अब क्या भरा जाएगा, पाई बॉन्डिंग 2px 1 इलेक्ट्रॉन, और पाई 2py बॉन्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे हमें, बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो O2 डाई नेगेटिव डज नॉट कंटेन एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आंसर इज 3। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 3, ठीक है। सिमिलरली ये सवाल बिल्कुल 53 ऐसा ही है, 54 वाला सवाल कैसे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज कन्फिगरेशन लिखिए। N2 का कन्फिगरेशन, N2 14 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अब बच्चों क्या भरा जाएगा, सिग्मा, ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आ रहा है। मैं ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूं इसे। सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। नाउ पाई 2px और पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। कन्फिगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
अप टू N2 मॉलिक्यूल। तो अब देखिए पाई एंटी बॉन्डिंग 2px की एनर्जी पाई एंटी बॉन्डिंग 2py के बराबर है, बिल्कुल सही है। पाई एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सिग्मा 2pz से ज्यादा है, बिल्कुल सही है। और सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2pxy से ज्यादा है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही निकल कर आ रहा है। अब अगला, पाई 2py की एनर्जी ज्यादा है, इससे तो ये गलत हो गया। पाई 2py और सिग्मा 2pz सही है, लेकिन सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा है सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग से, ये फिर गलत है, क्योंकि सिग्मा 2pz इज इन लोअर एनर्जी लेवल देन पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, तो आंसर शुड बी फर्स्ट। इसका आंसर क्या आना चाहिए? फर्स्ट आना चाहिए। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर सिग्मा 2pz की एनर्जी कम है पाई 2py से, तो सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2py से ज्यादा है। Which of the following hydrogen bond is the strongest? HF, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम होगा यहां पर, तो मेरे हिसाब से H बॉन्ड HF और HF का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहां पर हाइड्रोजन होगा और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। Which of the following species has same bond order? Which of the following species has same bond order? सेम बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, सेम इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज सेम बॉन्ड ऑर्डर। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो Cn नेगेटिव आयन, Cn नेगेटिव आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7, 13 और एक नेगेटिव चार्ज। साइनाइड में 14 इलेक्ट्रॉन और NO पॉजिटिव, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 15, एक पॉजिटिव चार्ज। तो NO पॉजिटिव के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14। दूसरा O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव में 16 और 17 इलेक्ट्रॉन और SN नेगेटिव में 14 इलेक्ट्रॉन। Cn नेगेटिव और Cn पॉजिटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, NO पॉजिटिव, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन और इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है ना। NO पॉजिटिव 14 इलेक्ट्रॉन और Cn पॉजिटिव 12 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर शुड बी फर्स्ट। इसका आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए। In which of the following ionization process the bond order has increased and magnetic behavior has been changed? यहां पर आपको मैग्नेटिक बिहेवियर भी डिफाइन करना है और बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर चेंज होने का मतलब यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है सवाल में कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो NO का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 और NO पॉजिटिव टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 3 और 15 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। और मैंने अभी पीछे बताया कि यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड है तो स्पीशीज निश्चित रूप से पैरामैग्नेटिक होगी, और NO पॉजिटिव 14 है तो ये N2 कन्फिगरेशन को फॉलो करेगा, तब स्पीशीज इज डायमैग्नेटिक, है ना। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर भी बदल रहा है और मैग्नेटिक बिहेवियर भी बदल रहा है ना। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक बिहेवियर भी बदल रहा है। O2 पैरामैग्नेटिक विद ऑन बॉन्ड ऑर्डर 2
और O2 पॉजिटिव इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक विद बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो यहां पर ना तो मैग्नेटिक बिहेवियर बदला, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ, इसे ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। N2 में बॉन्ड ऑर्डर 3, N2 पॉजिटिव में 2.5, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, नो आंसर। C2 बॉन्ड ऑर्डर इज 2। देखो C2 टोटल इलेक्ट्रॉन 12 और 12 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड ऑर्डर इज 2, और C2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नंबर 11 बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, तो आंसर शुड बी फर्स्ट। इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। द पेयर ऑफ स्पीशीज हैविंग आइडेंटिकल शेप्स फॉर मॉलिक्यूल ऑफ बोथ स्पीशीज, इसने क्या कहा है? आइडेंटिकल शेप, नॉट आइडेंटिकल ज्योमेट्री। शेप सेम होने के लिए जरूरी नहीं है कि ज्योमेट्री भी सेम, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, लेकिन ज्योमेट्री सेम होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। शेप सेम है इसका मतलब ये नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो। जैसे CF4 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, SF4 hybridization is sp3d, sp3d hybridization with one lone pair, sp3d hybridization with lone pair, shape is seesaw shape और geometry is triangular bipyramidal, जबकि CF4 lone pair 0, 4 bond pair, geometry is tetrahedral, geometry कैसी होगी? tetrahedral, और shape is also tetrahedral क्योंकि regular geometry है, there is regular geometry। XCF2 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन विथ 3 बॉन्ड पेयर, गलत बोल दिया मैंने, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर की पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, तो दोनों फ्लोरीन कहां जुड़े होंगे? एक्सियल पोजीशन पर। दोनों फ्लोरीन कहां जुड़े होंगे? एक्सियल पोजीशन पर, तो शेप इज लीनियर। CO2 hybridization is sp, shape is linear। BF3 hybridization is sp2 और PCl3 hybridization is sp3। ठीक है, sp2 के साथ ज्योमेट्री एंड शेप BF3 का ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, जबकि PCl3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप इज पिरामिडल। और PF5 sp3d विथ ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, और IF5 में बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, 6, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल और एक लोन पेयर है, क्योंकि यहां क्या है? एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर के कारण शेप क्या बनेगी? स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। शेप क्या बनेगी? स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। ठीक है, तो शेप इज सेम शेप, आंसर शुड बी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर सेकंड होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चों? तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए ध्यान से, बड़ा स्पष्ट सा सवाल आंसर है इसका। ये पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? पोलराइजिंग पावर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटायन। पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की पावर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की पावर। तो फॉर हाई पोलराइजिंग पावर, फॉर हाई पोलराइजिंग पावर
size of cation should be small. कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए. एंड चार्ज ऑन कैटायन, दूसरा पॉइंट, चार्ज ऑफ कैटायन शुड बी हाई. कैटायन पर चार्ज ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. तो सीजियम और पोटेशियम बिलोंग्स टू एल्कली मेटल. Potassium belongs to 4th period and cesium belongs to 6th period. Magnesium belongs to 2nd group and aluminum belongs to 13th group. तो सबसे बड़ा साइज यहां किसका निकल कर आएगा? कैल्शियम आयन का. और सबसे छोटा साइज, क्योंकि मैग्नीशियम आयन एल्यूमिनियम आयन में देखिए बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसका साइज छोटा होता है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा. तो एल्यूमिनियम आयन इज स्मॉलेस्ट अमंग ऑल. पोटेशियम की पोजीशन 4th पीरियड है और मैग्नीशियम बिलोंग्स टू 3rd पीरियड. तो पोटेशियम इज लार्जर देन मैग्नीशियम. तो सबसे छोटा साइज एल्यूमिनियम का होगा और एल्यूमिनियम पर चार्ज भी ज्यादा है. एल्यूमिनियम पर चार्ज भी ज्यादा है, इसलिए एल्यूमिनियम आयन की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी और सीजियम आयन की पोलराइजिंग पावर सबसे कम होगी. और एक बात और ध्यान रखिएगा यहां पर, जिस कैटायन की पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होती है उससे कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें उतना ही ज्यादा मिलता है. ठीक है. Question number 60. The ion which is not tetrahedral in shape. आयन जो टेट्राहेड्रल नहीं है शेप में, BF3 नेगेटिव, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. NH4 पॉजिटिव, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. NiCl4 डाई नेगेटिव, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. अब यहां साइनाइड है. Cyanide behave as a strong ligand field and causes the pairing of unpaired electron in nickel. So hybridization becomes DsP2. इसलिए निकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? DsP2. और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर. DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है. इसलिए आंसर इज दिस, नॉट टेट्राहेड्रल. क्या पूछ रहा है? नॉट टेट्राहेड्रल. तो टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकंड आयन इज स्क्वायर प्लेनर. ठीक है. Hello students, we are here to solve our test number 2. So these are the questions. Let us discuss these questions one by one. So our first question is, vascular bundles in the stem of most dicots are conjoined, collateral and open. तो conjoined, collateral, open vascular bundles का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये पूछा गया है. तो conjoined, collateral, open vascular bundles में हमारे पास जो vascular bundle होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं. ओपन है तो दोनों के बीच में वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगा. और कोलेटरल में यूजुअली जो फ्लोएम होता है वो होता है पेरिफेरी की तरफ एंड जो जाइलम है वो होता है टुवर्ड्स द पेरिसाइकल. तो यहाँ पर देखते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन द सेम रेडियस. सही बात है. फ्लोएम टुवर्ड्स द पिथ एंड जाइलम टुवर्ड्स द पेरिसाइकल. फ्लोएम जो है वो कहाँ की तरफ होगा? पिथ और जाइलम पेरिसाइकल. नो, ये चीज यहाँ पर गलत दी गई है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सेकेंड इज, जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन द सेम रेडियस. बिल्कुल सही बात है. जाइलम सिचुएटेड टुवर्ड्स द पिथ एंड फ्लोएम सिचुएटेड टुवर्ड्स द पेरिसाइकल. तो ये चीज बिल्कुल सही है. एंड अ स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम सेपरेट्स द टू. सही बात है, तभी हम इसे ओपन फॉर्म ऑफ वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं. जाइलम कंप्लीटली सराउंड्स द फ्लोएम. नो. फ्लोएम कंप्लीटली सराउंड्स द जाइलम. नो. तो इसका आंसर हो गया सेकेंड. Coming to the next question, that is 102.
palisade tissue is present towards the upper epidermis in monocot leaves. मोनोकॉट लीव्स में तो बेटा मेसोफिल टिश्यू का डिस्टिंक्शन नहीं होता. पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा ये वर्ड्स हम डिस्कस करते हैं डाइकॉट लीव्स में. तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है. Lower layer of mesophyll cell is loosely packed with few chloroplasts in dicot leaves. बिल्कुल सही बात है. स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बीच में काफी ज्यादा जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस होता है और कंपेयर टू पैलिसेड पैरेन्काइमा क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी कम होता है. और ये बात डाइकॉट लीव्स के लिए है. सही बात है. डाइकॉट लीव्स हैव कंजॉइंड कोलेटरल एंड क्लोज वस्कुलर बंडल्स. बिल्कुल सही. लीव्स में जो वस्कुलर बंडल्स हैं कंजॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं और क्लोज होते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो आंसर हो गया थर्ड. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंडोडर्मल सेल्स हैव डिपोजिशन ऑफ इम्पर्मिएबल वैक्सी मटेरियल स्यूबैरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. तो हमने पढ़ा है कि एंडोडर्मल सेल्स जो हैं उनमें स्यूबैरिन का डिपोजिशन होता है जो कि वाटर के लिए गैशियस एक्सचेंज के लिए कैसा होता है, इम्पर्मिएबल होता है. तो ये जो डिपोजिशन है बेटा सेल्स में, ये डिपोजिशन दोनों तरीके की वॉल्स पर होता है. रेडियल वॉल्स पर भी होता है एज वेल एज टेंजेंशियल वॉल्स पर भी होता है. तो यहाँ पर आंसर हो गया टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स and vascular cambium during the secondary growth takes place from. तो भैया vascular cambium का formation और साथ में lateral roots ये कहाँ से अराइज होती हैं, पेरीसाइकल से. तभी तो lateral roots के origin को हम कहते हैं endogenous in origin. vascular cambium की बात करें तो vascular cambium दो टिश्यू से बनती है बेटा, conjunctive tissue and साथ में पेरीसाइकल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस प्रेजेंटेड. तो 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम के पैचेस हैं. तो ये बात किसके बारे में हो गई, डाइकॉट रूट के बारे में. मोनोकॉट रूट में पॉलीआर्च कंडीशन देखने को मिलती है. डाइकॉट स्टेम में मल्टीपल वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं और मोनोकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स का नंबर काफी ज्यादा होता है और ये कैसे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं. चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स. Okay, the pith is large and well developed in. तो पिथ लार्ज और वेल डेवलप्ड किसके केस में होगी, यहाँ पर आंसर हो गया था डाइकॉट रूट. पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड इन केस ऑफ. तो पिथ लार्ज और वेल डेवलप होती है मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम में. तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन ये रहा मोनोकॉट रूट. डाइकॉट स्टेम ऑप्शन नहीं है, डाइकॉट लीफ में पिथ होता नहीं है. मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है, वहां पर भी नहीं होगा. डाइकॉट रूट में पिथ हम बोलते हैं स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर मेरिस्टेम्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के लिए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. To growth in plant is largely restricted to specialized region of active cell division called meristems. बिल्कुल ये बात सही है कि हायर प्लांट्स में जो ग्रोथ सेंटर्स होते हैं वो लोकलाइज होते हैं, स्पेसिफिक पोजीशंस पे होते हैं. The meristem which occur at the tip of root and shoot produces primary tissues are called apical meristem. सही बात है. apical meristem जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, apex पे प्रेजेंट होते हैं and these are primary meristem and are responsible for the formation of primary tissues. तो ये स्टेटमेंट भी सही. थर्ड स्टेटमेंट इज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड. तो लीव्स के फॉर्मेशन के समय पर, स्टेम के इलोंगेशन के समय पर कुछ शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो पीछे की तरफ रह जाती हैं जो कि बनाती हैं एक्सिलरी बड, नॉट लेटरल मेरिस्टेम. तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है. फोर्थ स्टेटमेंट इज द मेरिस्टेम व्हिच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. डेफिनेटली intercalary meristem is responsible for the regeneration of grasses. The meristem that occur in the mature region of root and shoot and appear later than primary meristem is called axillary. No, these are called lateral meristem. तो हमारे पास यहाँ